हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में आर्टिकल 111 देखेंगे जो कि बिल्स पे प्रेसिडेंट की एसेंट किससे संबंधित है। और उसके बाद फिर हम लोग सारे बिल्स के बीच का अंतर देखेंगे, जैसे ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, अदर फाइनेंशियल बिल, बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर, जो अलग अलग तरह के बिल्स होते हैं उनके बीच क्या अंतर है ये देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 111 से। आर्टिकल 111 है एसेंट टू बिल्स। जब भी दोनों हाउसेस के द्वारा बिल पास कर दिया जाता है उसके बावजूद वो कानून नहीं बनता है जब तक कि प्रेसिडेंट की कंसेंट न मिल जाए, एसेंट न मिल जाए, उसमें प्रेसिडेंट की दस्तखत न हो जाए। तो एक बार प्रेसिडेंट की दस्तखत हो जाएंगे उसके बाद ही वो कानून का रूप लेगा। अच्छा, जब भी दोनों हाउस से पास करके प्रेसिडेंट के पास बिल भेजा गया उनकी एसेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास तीन विकल्प होते हैं। या तो प्रेसिडेंट उस पर अपनी एसेंट दे दे, या विथहोल्ड कर ले, रोक ले अपनी एसेंट देने को, या फिर वो वापस कर दें। लेकिन मनी बिल को छोड़ करके, मनी बिल को वो वापस नहीं कर पाएंगे। और दूसरे जो भी बिल्स हैं वो वापस कर दें हाउसेस को रिकंसिडरेशन के लिए, फिर से देखने के लिए। ठीक है। अगर प्रेसिडेंट ने विथहोल्ड कर ली एसेंट अपनी, ठीक, तो वो खत्म हो जाएगा बिल और वो कभी भी कानून नहीं बनेगा। अगर प्रेसिडेंट ने विथहोल्ड कर ली अपनी एसेंट तो वो बिल खत्म हो जाएगा और कभी भी कानून नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट वापस कर दे बिल हाउसेस को कि रिकंसिडर करने के लिए इसको, तो उसमें वो एक मैसेज डाल सकते हैं उसके अंदर कि वो हाउसेस रिकंसिडर कर बिल, या फिर हाउसेस कोई स्पेसिफिक प्रोविजन को रिकंसिडर करें। या तो ये मैसेज दे सकते हैं कि पूरा बिल ही रिकंसिडर करें, या फिर कोई उस बिल का कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन है उसको रिकंसिडर करें। तो ये मैसेज दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ वो अमेंडमेंट्स भी सुझा सकते हैं कि इस तरीके का ये अमेंडमेंट किया जा सकता है, इसको कंसिडर कर लीजिए, टाइप का अमेंडमेंट्स कर दीजिए। तो वो अमेंडमेंट भी कर सकते, वो रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद हाउसेस उसको करेंगे अगर उन्होंने बिल को पूरा रिकंसिडर करने के लिए कहा है, या फिर कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन को रिकंसिडर करने के लिए कहा है, या फिर कुछ अमेंडमेंट सुझाए हैं अपनी तरफ से, तो हाउसेस उसको रिकंसिडर करेगी। उसके बाद हाउस चाहे तो उनकी सलाह माने, हाउस चाहे तो उनकी सलाह, दोनों ही ऑप्शन है हाउसेस के पास। उसके बाद हाउस उसको वापस करेगी बिल को, प्रेसिडेंट को, और इस बार उनके पास एसेंट देने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा, प्रेसिडेंट को एसेंट देना होगा। इस बार वो वापस नहीं कर सकते और वो अपना एसेंट विथहोल्ड भी नहीं कर सकते, उनको एसेंट देना होगा। इसको इस आर्टिकल को हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ लें। अगर कोई बिल प्रेजेंट हुआ है प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, अगर वो मनी बिल है तो वो अपनी एसेंट दे सकते हैं या विथहोल्ड कर सकते हैं अपनी एसेंट, वो वापस नहीं कर सकते। कोई और बिल है तो वो अपनी एसेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं हाउसेस को, या फिर हाउसेस को वापस कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। जब वो वापस करेंगे तो उसमें एक मैसेज देंगे कि वो हाउस बिल को रिकंसिडर करे, या कोई स्पेसिफिक प्रोविजन को रिकंसिडर करे, या फिर कुछ उनकी तरफ से सुझाए गए कुछ अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करे उसके अंदर। अगर वो उसके बाद हाउसेस उसको रिकंसिडर करेंगे बिल को, और वो चाहे हाउसेस तो अमेंडमेंट डाल दे उसके अंदर, या फिर कोई अमेंडमेंट ना डाले, जो बिल्कुल एज इट इज वापस करते हैं और फिर प्रेसिडेंट के पास वापस जाएगा। इस बार प्रेसिडेंट को एसेंट देनी होगी अपनी, ना वो विथहोल्ड कर सकते हैं ना वापस भेज सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है और मनी बिल होता है उसके बीच में क्या अंतर होता है। ऑर्डिनरी बिल हम लोग जानते हैं जैसे कि जो फाइनेंशियल मैटर्स से संबंधित नहीं होता है, और मनी बिल फाइनेंशियल मैटर से संबंधित होता है। तो ऑर्डिनरी बिल या तो राज्यसभा में पहले प्रेजेंट किया जा सकता है या लोकसभा, दोनों में से किसी में भी एक पहले प्रेजेंट किया जा सकता है। और मनी बिल हमेशा लोकसभा से ही स्टार्ट होगा, वहीं पे प्रेजेंट किया जाएगा पहले। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए ऑर्डिनरी बिल के केस में प्रेजेंट करने के लिए, और मनी बिल में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, मैंडेटरी है कि वो प्रेसिडेंट रिकमेंड करें तभी वो लोकसभा में प्रेजेंट होगा। और ऑर्डिनरी बिल कोई मिनिस्टर भी प्रेजेंट कर सकता है, कोई प्राइवेट मेंबर भी प्रेजेंट कर सकता है, और मनी बिल हमेशा एक मिनिस्टर ही प्रेजेंट करेंगे। राज्यसभा की क्या पावर्स है ऑलरेडी में,
राज्यसभा चाहे तो ऑर्डिनरी बिल अमेंड भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, जो चाहे उसका निर्णय हो वो कर सकती है, लेकिन राज्यसभा मनी बिल के केस में कोई अमेंडमेंट या रिजेक्शन नहीं कर सकती। ये केवल रिकमेंडेशंस दे सकती है कि हमको ये रिकमेंडेशन है हमारी, इसको आप कंसिडर कर लीजिए। रिकमेंडेशंस लोकसभा को भेज सकती है, और ये रिकमेंडेशन चाहे तो लोकसभा एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट भी कर दे। ये दोनों ही ऑप्शन है लोकसभा के पास। लोकसभा ही फाइनल अथॉरिटी है। कितने दिन तक बिल रोका जा सकता है? मैक्सिमम ऑर्डिनरी बिल 6 महीने के लिए रोका जा सकता है एक हाउस में, और राज्यसभा मनी बिल मैक्सिमम 14 दिन के लिए 14 दिन के लिए रोक सकती है। उसके बाद वो ऑटोमेटिक अप्रूव माना जाएगा राज्यसभा द्वारा। अच्छा, क्या डेडलॉक हो सकता है राज्यसभा और लोकसभा के बीच में, और क्या ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है? ऑर्डिनरी बिल के केस में दोनों हाउसेस का अप्रूवल मैंडेटरी है। दोनों हाउस अप्रूव करेंगे तभी वो कानून की शक्ल लेगा और प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और अगर दोनों हाउसेज नहीं एग्री करते हैं, दोनों की अलग अलग राय है, तो फिर डेडलॉक हो जाएगा दोनों हाउस के बीच में, और इस केस में केवल प्रेसिडेंट एक ज्वाइंट सिटिंग बुला करके इस डेडलॉक को दूर कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। ज्वाइंट सिटिंग में दोनों हाउसेस के लोग बैठेंगे, इकट्ठा वोटिंग करेंगे, और जो फिर निर्णय लेंगे वो फाइनल होगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होगा उस डेडलॉक को खत्म करने का। अच्छा, ये मनी बिल के केस में राज्यसभा की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये बिना राज्यसभा के अप्रूवल की भी प्रेसिडेंट को भेजा जा सकता है, और इसलिए कोई डिसएग्रीमेंट का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता दोनों हाउसेस के बीच में, और ज्वाइंट सिटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये राज्यसभा की अप्रूवल की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर वो नहीं अप्रूव करेंगे तब भी डायरेक्ट भेज देंगे प्रेसिडेंट के पास, केवल लोकसभा की अप्रूवल ही पर्याप्त है। राज्यसभा का काम केवल रिकमेंडेशंस देना है, उसके लिए उसके पास भेजा जाता है, वो रिकमेंडेशन दे सकती है, वो भी 14 दिन के अंदर। 14 दिन में कुछ नहीं किया तो फिर वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट माना जाएगा, ऑटोमेटिक वो अप्रूव माना जाएगा, सॉरी, और सीधे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा अप्रूवल के लिए। लोकसभा के स्पीकर का सर्टिफिकेशन होता है बिल्स पे। ओरिजिनल, अगर ये ऑर्डिनरी बिल है तो कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ है और राज्यसभा जा रहा है तो ऑर्डिनरी बिल्स पे लोकसभा के स्पीकर की कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि ये ऑर्डिनरी बिल है। लेकिन ये मनी बिल के केस में लोकसभा के स्पीकर जब भी भेजते हैं इसको राज्यसभा को, तो उस पर सर्टिफाई करते हैं कि ये मनी बिल है। ये पावर लोकसभा के स्पीकर की है। प्रेसिडेंट के समक्ष क्या क्या ऑप्शन होते हैं? ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट कैन अप्रूव और विथहोल्ड हिज असेंट और रिटर्न। वो अप्रूव भी कर सकते हैं, विथहोल्ड भी कर सकते हैं अपनी असेंट, वो रिटर्न भी कर सकते हैं पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन ये मनी बिल के केस में केवल अप्रूव कर सकते हैं और विथहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट को वापस नहीं कर सकते रिकंसिडरेशन के लिए। ये तो हो गया ऑर्डिनरी बिल्स और मनी बिल्स। अब आइए देखिए फाइनेंशियल बिल्स। फाइनेंशियल बिल्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल बिल होते हैं जो फिस्कल मैटर्स से रिलेट करते हैं। फिस्कल मैटर्स मतलब रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, जो सरकार के पास पैसा आ रहा है और जो सरकार पैसा खर्च कर रही है उसके संबंधित। फाइनेंशियल बिल्स 3 तरीके के हो सकते हैं: मनी बिल, अदर फाइनेंशियल बिल्स, बिल्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर। देखिए, मनी बिल में भी फाइनेंशियल मैटर्स होता है, इसलिए वो भी फाइनेंशियल बिल होता है, लेकिन सारे मनी बिल्स फाइनेंशियल बिल्स नहीं होते हैं। सारे देखिए फाइनेंशियल बिल्स 3 तरीके के होते हैं। तो फाइनेंशियल बिल या तो मनी बिल भी हो सकता है, या तो अदर फाइनेंशियल बिल हो सकता है, या बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो मनी बिल अगर कोई है वो तो पक्की बात है कि वो फाइनेंशियल बिल होगा, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल बिल है तो ये नहीं कह सकते कि वो मनी बिल ही होगा, वो दूसरा भी कुछ बिल हो सकता है। तो मनी बिल ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स। जितने भी मनी बिल्स हैं वो फाइनेंशियल बिल्स हैं, लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल्स मनी बिल नहीं हो सकते हैं, वो कुछ दूसरे इस कैटेगरी के भी बिल हो सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल बिल्स की 3 कैटेगरी है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग तीनों बिलों में अंतर क्या है: मनी बिल, अदर फाइनेंशियल बिल और बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर। एक तो उनका कंटेंट क्या है? कंटेंट ये है कि मनी बिल में जो आर्टिकल 110(1) में कुछ टैक्सेस और तमाम एक्सपेंडिचर वगैरह का प्रावधान दिए हुए हैं, उससे संबंधित मैटर है अगर,
तब वो मनी बिल है। अदर फाइनेंशियल बिल में आर्टिकल 110 के अलावा कुछ अन्य मैटर्स भी हो सकते हैं, तो वो अदर फाइनेंशियल बिल्स में आ सकता है। और बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर में ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसके संबंध में प्रावधान है, तो वो बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर है। ये जो अदर फाइनेंशियल बिल है, इसमें दूसरे जैसे जो आर्टिकल 110 है उस वाले मैटर्स तो रहेंगे, इसके अलावा अदर मैटर्स रिलेटिंग टू जनरल लेजिस्लेशन ऑल्सो, जो जनरल विधायिकी कार्य है उसके संबंध में भी कुछ जनरल मैटर्स हो सकते हैं, दूसरे प्रावधान में हो सकते हैं। बिल कहाँ ओरिजिनेट होगा? मनी बिल केवल लोकसभा में होगा, अदर फाइनेंशियल बिल भी लोकसभा में ही होगा, और बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर लोकसभा राज्यसभा में दोनों में से किसी का भी हो सकता है। रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की, मनी बिल में रिकमेंडेशन चाहिए, अदर फाइनेंशियल बिल में भी रिकमेंडेशन चाहिए, और बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर में इंट्रोडक्शन की स्टेज पे नहीं चाहिए। जब बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उस समय नहीं चाहिए, जब बिल हाउसेस द्वारा कंसीडर किया जाएगा उस समय उनकी रिकमेंडेशन चाहिए। और ये रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को भेजेंगे अलग अलग। राज्यसभा की क्या पावर है? मनी बिल में राज्यसभा की कोई पावर नहीं है, केवल रिकमेंडेशंस दे सकती है, राज्यसभा कोई अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकती। अदर फाइनेंशियल बिल में राज्यसभा की पूरी पावर है, अमेंड भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, जैसे कि ऑर्डिनरी बिल को करती है। और इसी तरीके से बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर में भी अमेंड या रिजेक्ट कर सकती है, जैसे ऑर्डिनरी बिल को किया जाता है। पास करने का प्रोसीजर क्या है? मनी बिल का प्रोसीजर हम लोगों ने आर्टिकल 109 में देखा था कि लोकसभा पास करेगी, फिर उसको राज्यसभा के पास भेजेगी, फिर उसकी रिकमेंडेशन ले लेगी, फिर इसको वापस आएगा लोकसभा के पास। उसके बाद वो लोकसभा चाहे तो रिकमेंडेशन माने या न माने, उसके बाद प्रेसिडेंट को भेज के उनके कंसेंट ले ली जाएगी और वो पास हो गया। लेकिन ये अदर फाइनेंशियल बिल में ये बिल्कुल ऑर्डिनरी के बिल की तरह है, राज्यसभा की भी पूरी पावर है, वो जैसे चाहे करे तो वो अमेंड भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, तो दोनों की कंसल्ट लेनी होगी, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर में भी वैसे ही है, ऑर्डिनरी बिल की तरह दोनों की कंसल्ट लेनी, दोनों हाउसेस से कंसल्ट लेनी होगी तभी होगा। डेडलॉक की क्या स्थिति है? ज्वाइंट सिटिंग की जरूरत है कि नहीं? मनी बिल में तो कोई ज्वाइंट डेडलॉक होता ही नहीं है, राज्यसभा के पास कोई पावर ही नहीं है, तो वो डेडलॉक की संभावना ही नहीं है, तो ज्वाइंट सिटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी इन दोनों बिलों में डेडलॉक हो सकता है क्योंकि बस राज्यसभा के पास पावर है, और अगर किसी ने दोनों लोग आपस में एग्री नहीं कर रहे दोनों हाउसेस, तो फिर डेडलॉक हो जाएगा और ज्वाइंट सिटिंग की जरूरत पड़ेगी, तभी वो रिजॉल्व हो पाएगा दोनों ही केसेस में। और प्रेसिडेंट की एसेंट के संबंध में क्या प्रावधान है? प्रेसिडेंट चाहे तो मनी बिल को एसेंट दे सकते हैं या विथहोल्ड कर सकते हैं एसेंट अपनी। पर इसके केस में, इन दोनों केस में एसेंट तो दे ही सकते हैं और विथहोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ वो रिटर्न भी कर सकते हैं हाउसेस को रिकंसिडरेशन के लिए, इन दोनों ही केसेस। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।